गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा था। सामाजिक विज्ञान की जो 4 पुस्तकें हैं उसके अंतर्गत जो समकालीन भारत फर्स्ट जो पुस्तक है उसमें कुल मिला के 6 चैप्टर हैं और छठा जो लेसन है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से एक बुक आपकी समकालीन भारत फर्स्ट ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और 6 लेसन जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो HW की कॉपी में भी इनको आप निरंतर नोट करते रहें और याद करते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। सबसे पहली बात आती है जनसंख्या घनत्व की। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले या रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बात इसमें बिल्कुल इजी सी परिभाषा है। एक नंबर का प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है ये कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो कोई भी क्षेत्र है मान लो और उसमें रहने वाले जो लोग हैं यानी कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व भारत में अलग अलग राज्यों का अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पर बिल्कुल प्लेन एरिया है या कहीं समतल भूमि है, पीने योग्य जल जो है वो व्यापक मात्रा में है, बड़ी मात्रा में है, तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। जबकि पश्चिमी राजस्थान, पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र या अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो मुख्य रूप से कम मिलेगा। तो भारत की बात करें तो भारत जनसंख्या घनत्व के लिहाज से बांग्लादेश और जापान के जनसंख्या घनत्व से भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है। यानी कि केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है और उसके बाद नंबर 3 पर भारत का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बांग्लादेश, जापान और उसके बाद भारत जनसंख्या घनत्व के लिहाज से यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो कहां पर? बांग्लादेश में, उसके बाद जापान और उसके बाद भारत में। 2011 की जनगणना के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जनगणना जो है वो प्रति 10 वर्ष बाद होती है। तो वर्तमान समय में जो हम आंकड़े, जिस जनगणना के आंकड़े के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो है जनगणना 2011। तो जनगणना 2011, उसके बाद अगली जनगणना होगी 2021 में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है भारत का देखिए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में निवास करते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति भारत में निवास करते हैं? 382 व्यक्ति। एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उसका आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है इसका बिहार का। बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बिहार में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो सर्वाधिक, एक तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो कहाँ देखिए, बिहार में 1102 व्यक्ति और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि पूरे भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। असम या प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों की बात करें तो वहां पर जनसंख्या घनत्व तो मध्यम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर पेयजल जो है वो भी व्यापक मात्रा में है, थोड़ी बहुत समतल भूमि भी मिल जाती है, तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वहां पर देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम लोग निवास करते हैं, इसीलिए वहां का जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है। पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जो लोग हैं वो बहुत कम निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु तथा वहाँ पर पीने योग्य जल की स्थिति के कारण लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जनसंख्या में वृद्धि होना या जनसंख्या में परिवर्तन होना, जनसंख्या का बढ़ना, ये एक निश्चित प्रक्रिया है और ये चलती रहती है, कई बार ज्यादा तो कई बार कम। आबादी की संख्या, वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ती रहती है, किसी की घटती रहती है, तो इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण हैं, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों होती है, कैसे होती है, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। तीनों प्रमुख कारण जो हैं वो पिछली कक्षाओं में भी आप इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। तो इन 3 कारणों से यदि देखें तो जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है, जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है, क्योंकि जब जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर मान लो कम है, जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, तो निश्चित रूप से जनसंख्या में वृद्धि होगी। इसके बाद प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, तो इस कारण से प्रवास जो है, एक आंतरिक प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर के परमानेंट ये लोग जो है बस जाते हैं, तो वो भी जनसंख्या में काउंट होते हैं, उस राज्य की जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरे देशों से लोग भी आकर के भारत में बस रहे हैं, तो उसके कारण से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये आपका कहलाएगा प्रवास। तो इन 3 प्रमुख कारणों से जनसंख्या में वृद्धि होती है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इसके बाद अगला पॉइंट है निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं? जनगणना 2011 के आंकड़े हम पढ़ रहे हैं इस समय, तो 2011 की जो जनगणना है उस जनगणना में से 2001 की जनगणना को यदि घटा दिया जाए, 2011 की जनगणना में से 2001 की जो जनगणना हुई थी उसको घटा दिया जाए, तो जो भी शेष प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा? निरपेक्ष वृद्धि। तो यानी पहले की जो जनगणना और उसके बाद की जनगणना दोनों में माइनस करेंगे तो जो शेष प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? निरपेक्ष वृद्धि। इसके बाद अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि व परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जनसंख्या में परिवर्तन 3 प्रमुख कारणों से होता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है जन्म दर। जन्म दर एक वर्ष में, कितने वर्ष में? 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? जन्म दर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है अगला इसमें चल के मृत्यु दर। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है जन्म दर और मृत्यु दर का 2 नंबर का जो प्रश्न है वो पेपर में पूछ लिया जाता है, इसको आप याद करेंगे। जन्म दर किसे कहते हैं और मृत्यु दर किसे कहते हैं। 1 नंबर के प्रश्नों में केवल जन्म दर के बारे में या मृत्यु दर के बारे में पूछेंगे, 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो दोनों के बारे में। इसके बाद मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर में वृद्धि भारत में जनसंख्या बढ़ने का एक मुख्य कारण है।
क्योंकि भारत में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो है मृत्यु दर जो है वो घट रही है, और इसी कारण से भारत की जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके बाद है लिंगानुपात, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है लिंगानुपात। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर, कितने पुरुषों पर? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात की परिभाषा आप सभी को अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए, पिछली कक्षाओं में भी आप अध्ययन कर चुके हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? मात्र 943। ये लिंगानुपात किसका है? भारत का। यानी लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो ये पुरुषों के पक्ष में है, न कि महिलाओं के पक्ष में। तो भारत का लिंगानुपात आप याद रखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। इसके बाद बात करें केरल की, तो केरल का लिंगानुपात 1084। इसी प्रकार पुडुचेरी का 1038 और हरियाणा का मात्र 877 है, जो कि हरियाणा की बात करें तो एक सोचने का विषय है कि महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात बहुत कम है यहाँ का। इसके बाद है साक्षरता दर। साक्षरता दर किसे कहते हैं? अगला पॉइंट है साक्षरता दर। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जो किसी भी भाषा को लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। तो एक नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि साक्षरता दर किसे कहते हैं या साक्षर किसे कहते हैं? तो जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता है 73%। भारत की साक्षरता कितनी है? 73। कुछ पुस्तकों में 74.04% जो है वो भी लिखी हुई मिलती है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो भारत में पुरुष साक्षरता 80.9% है और महिला साक्षरता 64.6% है। तो भारत की साक्षरता 73%, उसके बाद पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता है, उसको भी आप अच्छी प्रकार से याद करेंगे। इसके बाद है अगला पॉइंट व्यवसाय की संरचना, कि व्यवसायों की संरचना जो है वो किस प्रकार से। तो व्यवसायिक संरचना व्यवसायों को मुख्य आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की कुछ गतिविधियां भी है। जैसे जैसे आप उसमें अध्ययन करेंगे आपको ये गतिविधियां मिलती रहेंगी। तो प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, डेयरी, खनन, ये किस क्षेत्र की गतिविधि है? ये प्राथमिक क्षेत्र की। जबकि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि की बात करें तो उद्योग, भवन निर्माण आदि का जो कार्य है ये किसके अंतर्गत आता है? ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। परिवहन, संचार, भंडारण आदि जो है ये गतिविधियां होती है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों को भी आप याद रखेंगे, कम से कम 2-2 पॉइंट तो याद होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये जो लेसन नंबर 6 था, समकालीन भारत फर्स्ट पुस्तक का लेसन नंबर 6 अर्थात पूरी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर जो एबीसीडी के प्रश्न है 4 प्रश्न है, वो चारों के चारों प्रश्न आपको करने हैं। खूब अच्छी प्रकार से पढ़ा चुके हैं, आपको अध्ययन करा चुके हैं। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न है, एबीसीडी के प्रश्न ये चारों आपको करने। इसके अलावा जो संक्षेप में उत्तर दीजिए, तो इसमें प्रश्न नंबर 3 और एक प्रश्न नंबर 6, ये 2 प्रश्न आप ये करेंगे, HW कॉपी में नोट करेंगे। और 6 लेसन का काम जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस में एक वो याद भी करेंगे। धन्यवाद।